हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और गुजरात नरेंद्र मोदी जी का नेटिव सिटी है। यकीनन उस पे बड़ी नज़रें जमी हुई होती है और इलेक्शन फाइनली उन्होंने जीत लिया। लेकिन मैं भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था बीबीसी इंग्लिश और कुछ चैनल्स के वेबसाइट्स पे। तो राजनाथ सिंह साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये जो विन है, ये वैसे नहीं है कि ये बस वैसे ही हमें लोगों ने वोट कर दिए। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका काम है, उनकी ये जो चीज़ें जो उन्होंने डिलीवर किया है, तो सारी चीज़ें जिसकी वजह से लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फकर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। अच्छा, एक तो सबसे पहले हम यही कहेंगे स्टार्ट में कि बीजेपी को मतलब हम लेट मुबारकबाद दे रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने शो नहीं किया था, तो ये है कि मुबारक हो उनको, बड़ी एक बहुत बड़ी विन है बीजेपी के लिए और 7वीं 8वीं दफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गालिबन गुजरात में जीत रहे हैं। अच्छा जी, राजनाथ सिंह साहब का और या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी इस विन को देख रही है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसको कहा जाता है कि जी नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे सिंबल बने हैं बीजेपी के लिए या इंडियन अवाम के लिए, जिसकी वजह से लोग अब आंखें बंद करके वोट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें कुछ नहीं देखना, बस हमने उनको वोट करना। देखिए फकर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कुछ चीजें ऐसी होती है, 20 साल इनका एक्सपीरियंस है स्वयं सेवक का, ऑर्गेनाइजेशन चलाने का, महामंत्री का, प्रभारी का, जहाँ ये पार्टी लेवल की गली कोचा मंडल मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रांत होता, फिर क्षेत्र होता, फिर अखिल भारतीय होता, फिर मतलब ये लेवल्स होते हैं। इस लेवल की राजनीति पे वेरियस पर मतलब ना वेरियस ड्यूटीज इन्होंने निभाई है। 20 साल मतलब गली कोचे सड़कों की खाक छानी है। फिर ये गुजरात के बनते प्रधानमंत्री, वहां इन्होंने सॉरी मुख्यमंत्री, तो वहां ये करीब 15 साल रहे, 3 साल एज सीएम। फिर अब इनको हो गए 8-9 साल एज पीएम। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है, ये करीब 40-45 साल का एक एक्सपीरियंस आता है। इस एज में ऐसी एक्सपीरियंस वाला नेता दूसरा दूसरा भारत में है नहीं, जिसने ऑर्गेनाइजेशन, सीएम फिर पीएम देखा हो। ऐसा कोई है नहीं। अब ये जो ग्रास रूट लेयर से उठे, तो काफी चीजें इन्हें पता है। ही इज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, कि बहुत रईस खानदान से आते हैं, राहुल गांधी जी की तरफ डेस्टिन्ड है कि एक दिन चीफ बनना ही है, एक दिन पीएम की लेवल लाइन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी, उसमें उठना आप केवल काम करके उठ सकते। पैसा तो इनके पास था नहीं, अब भी नहीं है पर्सनल पैसा, तो पैसे के दम पे तो उठे नहीं, अपने काम पे के दम पे उठे। और इनके बारे में अगर आप सीआईए का रिपोर्ट देखें, मोसाड का रिपोर्ट देखें, किसी का भी रिपोर्ट देखें, कहते हैं ही इज अनकरप्टेबल, आप इसको करप्ट कर ही नहीं सकते। तो अब तक एक पैसे का एलिगेशन नहीं लगा इन पे, एक पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ इनका, एक पैसे का कोई कोई ये नहीं बता पाया जी वहां पैसा खाई, एलिगेशन तक नहीं लगा। अगर आप 45-50 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो इंडिया में और आप पे एलिगेशन नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। फिर इनका मॉडल है डेवलपमेंट का। कहते हैं भाई सबसे पहले करनी पड़ेगी डेवलपमेंट, जब तक नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं। ये नहीं कि हाँ मैं तुम्हारी पेंशन ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, पर पैसा कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ फ्री कर दूंगा, फ्री वे में नहीं विश्वास करते। डेवलपमेंट कहते हैं ना, इफ यू हैव टू हेल्प अ पर्सन, डोंट गिव हिम फिश बट टीच हिम हाउ टू फिश। या तो ये वो साइकोलॉजी रहती है कि डेवलपमेंट होते कंट्री को बनाना, और हमेशा कंट्री, पार्टी और फिर सेल्फ, ये 3 प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। अब ये एक आइडियल व्यक्ति है। देखिए मतलब रहन सहन क्या है, इनके घर परिवार क्या, सबको पता, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं, सबको पता है। अब जब इन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किए और ये एग्जाम्पल्स पब्लिक डोमेन में आ गए, और ऐसा नहीं अपोजिशन ने ढूंढा नहीं, अपोजिशन ने खूब ढूंढा, फखर भाई कुछ तो मिले इसके खिलाफ, कहीं तो यूज करे, कोई तो मुद्दा बनाए। कोई अब वीकनेस ढूंढ मिले हाँ, हमें। वो ढूंढ रहे हैं, पिछले शायद 25 साल से ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला नहीं आज तक, कोई स्कैम नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अपोजिशन को मिला नहीं, तो ये हो गए परेशान। अब लोगों को ये चीजें दिख रही है, लोगों को डेवलपमेंट दिख रही है, लोगों को हाईवे दिख रही है, एयरपोर्ट दिख रहा है, गैस कनेक्शन दिख रहा है, ये अजवाला प्रज्वला सबसे बड़ा आयुष्मान इंश्योरेंस दिख रहा है। ये सब चीजें पर कैपिटा इनकम बढ़ी है पिछले करीब 8 साल में 42,000 रुपए से। ये दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग दिख रहा है, बेटर दिख रहा है। आज इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, आज इंडिया एससीओ का भी प्रेसिडेंट बनेगा। दुनिया में हर बड़े इनोवेशन में इंडिया को लाया जा रहा है। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका बनता है, उसमें इंडिया सेंटर पॉइंट्स है। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रांस बनता है, उसमें इंडिया स्ट्रेटजिक पॉइंट है।
आज अलायंसेस बन रही है। आज इंडिया कहाँ एक करीब करीब 2010 की बात करूं तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज $3.4 ट्रिलियन पहुंच गई। कहाँ आज बाई पीपीपी $12 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। कहाँ फिफ्थ थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया में आ गया। किसी जी। भी पैरामीटर में देखिए पिछले 8-9 सालों में ये सब चीजें, और करप्शन का एक स्कैंडल, एक एलिगेशन तक नहीं लगा कि हाँ जी ये एलिगेशन है, वो भी नहीं लगा, और बाकियों के दाएं बाएं चल रहे थे। तो अच्छा, इन सबको देखते हुए लोग वोट देते हैं सर। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी हम जब शो कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे। आपने कहा कि लास्ट 8 इयर्स में एक सिंगल छुट्टी उन्होंने नहीं की, नहीं लिए, नहीं बल्कि की। वो बस काम करते हैं। ना उनको संडे छुट्टी चाहिए, ना उनको मंडे छुट्टी चाहिए, ना कोई उनको नहीं। दिवाली पे छुट्टी चाहिए, ना उनको किसी और त्योहार पे छुट्टी चाहिए। काम, काम और सिर्फ काम। अच्छा, सुमित जी, अगर हम 3 चीज़ें, इकोनॉमी, एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल अफेयर्स या डिफेंस, ये 4, बल्कि 3 नहीं 4 चीज़ें। अगर इसको थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करें, तो कहाँ से मतलब मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, फिर फॉरेन पॉलिसी पे आए, या पहले फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वर्क किया और साथ में ये किया? कौन-सी चीज़ ऐसी की कि मैं समझूँ कि हाँ यार, यहाँ से शुरू किया, ये उन्होंने बुनियाद रखी और उसके बाद फिर बिल्डिंग खड़ी करते रहे, और सारी चीज़ें, हर किस्म की स्टोरी आपको मिल रही है। वहाँ पे डिफेंस भी आपको मिल रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको मिल रहा है, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग आपको मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही देखिए फखर भाई, सबसे पहले जब उन्होंने काम किया मोदी जी ने, ये एक विजन ले आए 50 से 100 साल का। हैं। ओके। ये 4 साल 5 साल के लिए काम नहीं करते कि हाँ अगले इलेक्शन तक काम कर लो, इलेक्शन जीतना है। फिर ओके, तो पैंतरों पे खेलते। ओके, फिर तो ओके। पैंतरे बहुत थे खेलने को, पैंतरे कहूंगा फिर उन्हें। जो बहुत ये ज़्यादा लाए खेले जाते हैं वैसे नॉर्मली। हाँ हाँ, नॉर्मली वही खेले जाते। अब ये बिल्कुल ठीक। 50 से 100 साल का विजन लाए भाई। 25 साल बाद का, 50 साल बाद का, 100 साल बाद का। ये एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव साहब, वो भी गए उनके पास। उनका पीछे स्टेटमेंट है कि मोदी जी ने बुलाया था, नई नई मिनिस्ट्री मिली, गए उनके पास तो बोला सर हम ये 5 साल में ये कर रहे, बोला 5 साल के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपको, मैं आपको कह रहा हूँ 50 साल का, 100 साल का विजन लेके आओ मेरे पास। 50 साल बाद क्या होगा, वो लाओ। अब किसी ने बोला सर ये 5G बन गया, कहना 5G तो बन ही गया, दुनिया में बन गया, आप 6G के आगे क्या करो ये लाओ। 6G पे कितनी डेवलपमेंट हुई, 6G के आगे क्या करे वो के लेके आओ मेरे ओके। पास। तो अब ये जो सोचते हैं बहुत आगे का सोचते हैं, उसके बाद ये प्लान बनाना शुरू करते हैं। पहले इनके प्लान में आती इकोनॉमी। इकोनॉमी में इनका एजेंडा होता है डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उधार लेके डेवलपमेंट नहीं, चाइनीज मॉडल नहीं कि साला दुनिया भर का उधार लो डेवलपमेंट करो। जी, जी। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सबसे पहला ये चीज है। दूसरी बात है वो डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट लेवल तक कैसे दिखे, और हर एक को एनेबल कैसे किया जाए। ये नहीं कि फ्री फ्री दे दो, फ्री दे दो, मतलब ना गरीबी का गुलामी बन रहा, नहीं। जी। ये कैसे किया जाए पहले। 2014 के बाद से फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट बदल गई। फखर भाई मत बोलिए, हम ऐसी कंट्री जिन्होंने नॉन अलाइंड रहते रहते 70 साल बर्बाद कर दिए। एक टाइम में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में हमसे आगे चला गया था, उन्हें अमेरिका के साथ अलाइनमेंट वगैरह करके बहुत बेनिफिट लिया। हम गा रहे थे नॉन अलाइंड मूवमेंट, और हम गा रहे थे अपने एक एक सेल्फ प्रेज क्लब भी बनाया होने वाला, यंग टर्क्स, याद होगा आपको। यंग टर्क्स भी बनाया था कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो फॉरेन पॉलिसी की साथ ही में इन्होंने डिफेंस में बोला यार हम बड़े, हमें डिफेंस इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर बनना है। तो धीरे धीरे उन्होंने डिफेंस की इंपोर्ट, पहले क्या होता था आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि हमने बोफर्स गन के बाद 34 साल तक होइट्जर गन नहीं ली। एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद स्कैम, रुकता गया। हमारे बॉर्डर में सड़क नहीं बनती थी, कहते थे यार वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस नहीं है। किस लिए, बॉर्डर पे सड़क बनने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस नहीं आता था। एक उन दिनों बड़ा फेमस हुआ था जेएनटी टैक्स, कि एक टैक्स भरना आपको, जी। तो तब जाके क्लियरेंस मिलेगा। राइट। हम बंदूक की गोलियां तक इंपोर्ट करने लगे थे, छोटे मोटे पिस्टल रिवॉल्वर इंपोर्ट करने लगे थे। बाकी बट हाँ, आईसीबीएम बना सकते थे, पिस्टल रिवॉल्वर इंपोर्ट करते थे। सुनिएगा आप, तो यहाँ पे कमीशन चलती थी, सब चलती थी। पहले इन्होंने धीरे धीरे वो करप्शन वाला सिस्टम खत्म कर दिया, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो कहीं पे हो। फिर इंडिजीनियस, आपको याद होगा, फिर उन्होंने बोला था मेक इन इंडिया, या आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। दो चीजें लाई। तो फिर ये हो गया डिफेंस में। होम मिनिस्ट्री में ये था कि ये जितने भी नफेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इनको एक एक करके उनको प्रायोरिटी में डाला, और सबको एक एक करके टैकल करते रहे। तो जी। इन तीनों चारों चीजों पे वो एक विजन लेके आए, और एक प्रायोरिटी लिस्ट भी है, अब भी प्रायोरिटी लिस्ट है। काफी लोग मुझे पूछते थे टीवी पे
पीएफआई पे बिल्कुल। क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा, क्या कर रहा है अमित शाह, व्हाई इज ही डूइंग दिस। मैंने कहा जिस दिन होगा सर्जिकल स्ट्राइक ही होगी, क्रैकडाउन नहीं होगा। फिर 2 दिन में पीएफआई खत्म। आपने देखा इतना बड़ा क्रैकडाउन किसी में पूरे इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ, शायद दुनिया में हुआ ना हुआ इतना बड़ा क्रैकडाउन साइमल्टेनियसली। अब पीएफआई का नाम क्या, की जो बला था 2 दिन में निपट गई। अब 35A की बात करें, 370 की बात करें, जब हटाना था हटा दिया, 70 साल तक जो नहीं कर पाया कर दिया। तो अब कश्मीर में 1 करोड़ 62 लाख टूरिस्ट भी आया आपकी बार, हाईएस्ट है अब तक का रिकॉर्ड। तो हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आ गई। जी। बट चीज ये है, इन तीनों चारों चीजों को एक साथ लिया गया और इनको प्रायोरिटाइज किया गया। अब भी इनके पास प्लान है, अब भी इनके पास विजन है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इलेक्शन से इलेक्शन तक नहीं सोचते। अगर इलेक्शन से इलेक्शन तक का सोचते तो या फिर तो कुछ भी नहीं कर पाते ना, फिर तो 3 साल काम करने को मिलता है। और अब आप देखिए फखर भाई, छुट्टी एक दिन की नहीं, एक कमरे में रहते हैं, अपना खाना पानी तेल साबुन तक का पैसा खुद देते हैं, नौकर खुद देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया जैसे सिस्टम में आप पे एलिगेशन ना लगे, एलिगेशन तक नहीं है सर। सर, मैं इसी बात पे मैं हैरान हूँ। 135 करोड़ की पॉपुलेशन, हमारे और आपके एक जैसे मिलते-जुलते सिस्टम हैं। वही जो क्या नाम था, गोरे का कानून जो है, वही आपके यहाँ भी आजकल अभी तक चल रहा है और हमारा भी। आज की सुमित जी एक बात बता रहा हूँ आपको, और शायद आपको खुशी भी, यकीनन खुशी भी होगी और हैरानगी भी। आज हमारा एक मीडिया का ग्रुप है और आप लोगों के जुडिशरी की एक कार्रवाई, उसका मेरे ख्याल लाइव दिखाते हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, हाँ लेकिन किसी ने क्लिप शेयर किया है। यकीन करें, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि यार, कहते हैं ये लिखा होता है कि खुदा हमें भी ये तौफीक दे कि हम भी अपनी जुडिशरी की चीज़ों को इस तरीके से लाइव दिखाएँ जिस तरह हिंदुस्तान दिखा रहा है। आज की मैं बात बता रहा हूँ और वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। फिर भी नरेंद्र मोदी साहब, एक बड़ा मुश्किल काम है सर। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में बिल्कुल ज़ीरो करप्शन होगा या पाकिस्तान में नहीं होगा, चीन में नहीं होगा, सब दुनिया के हर मुल्क में हो। लेकिन सर, कंट्रोल करना और फिर उसमें डिलीवर करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं बिल्कुल। समझना चाह रहा हूँ कि ये कैसे है कि मैं कहता हूँ कि शायद नामुमकिन है। हमारे हाथ खड़े कर देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, यार ये नहीं होता सिस्टम में, ये है, ये है, फलां है, फलां। सब अगलों के ऊपर डाल लेते हैं। उनसे मैंने नहीं सुना नरेंद्र मोदी जी से कि यार नहीं, नहीं, ये फलां खराब था तो ये इसलिए हुआ, तो फलां खराब था तो इसलिए। वो कहते नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ, और उसने करके दिखाया। फखर भाई यही फर्क आता है, इमरान खान साहब पहले क्रिकेट खेलते थे, अब पॉलिटिशियन हाँ। बन गए। अब ये जो इनका 50 साल का 45 साल का काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यहाँ फर्क पड़ता है। सारा फर्क यहाँ पड़ता है। अब मैं राइट। आपको बताऊं, देखिए एक इंग्लिश में कहावत है, कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, टॉप मैन ऑफ द कंपनी डिटरमाइंस या द कल्चर। या जैसे जो खानदान में जो वालिद साहब का नेचर होगा, वही बच्चों का भी होगा, वो भी घर का भी होगा। बिल्कुल। वालिद साहब बड़े धर्म कर्म वाले होंगे तो सब घर वैसे होगा, नहीं होंगे तो सारा घर वैसे होगा। तो बेशक। अब जब ऊपर, जब यू हैव टू लीड बाय द एग्जांपल, आज मोदी जी के लाइफस्टाइल की बात करते हैं, उनके कुर्ते की बात होती है, उनके जूते की होती है, खाने की होती है, खिचड़ी की होती है, हर चीज की होती है। हर चीज पे स्क्रूटनी है, हर चीज पे स्क्रूटनी है फखर भाई। बिल्कुल। अच्छा पीछे बाल और दाढ़ी बनाए तो उस पे भी स्क्रूटनी थी, क्यों बढ़ाए, क्या करा है, वैसे क्या अच्छे काम लग था। रहे थे। हाँ हाँ अच्छे। उस पे भी, उस पे तो यह मीमें तक बना दी लोगों ने, हाँ, बिल्कुल। कार्टून बना दिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ, बाल ये से लेके चप्पल से लेके सर के बाल तक हाँ, स्क्रूटनी होती है। या अगर आप बाय एग्जांपल नहीं लीड करोगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं या ये बात है फखर भाई, अब एक गिलास में पानी भरा, आप बोलोगे हाफ फुल है, मैं बोलता हूँ हाफ एम्प्टी, ये तो फितरत है ना। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा एफिशिएंट 20% एफिशिएंट है, मैं इसको 80 कैसे बनाऊं, मैं उस पर काम करूं। या मैं बोलूं यार कुछ नहीं हो सकता, यार छोड़ो यार, ये तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। कुछ ना होना और हाथ खड़े करने के लिए वो तो सबसे आसान काम है। फिर आपकी और मेरी जरूरत क्या वहां पे, बिल्कुल, आपकी और मेरी जरूरत है बिल्कुल। काम करना, कराना। या नहीं तो वायर हुई बिल्कुल। देयर यार, फिर तो किसी को भी बैठा दो, अगर हाथ खड़े ही करने हैं, फिर तो आप और हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम भी बोल देंगे कुछ नहीं बिल्कुल होगा। सही कह रहे हैं। फिर नियाजी साहब और मैं फर्क क्या रह गया। बिल्कुल। यू आर देयर फॉर द जॉब, इट्स यू नो देयर आर शॉर्टकम्स, देयर आर लफड़े हैं, झगड़े हैं, उनको सुलटाना है। आप ये बोल सकते पहले हमने ये किया, ये कि आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास एक मिशन होना चाहिए। और ऐसी सूरत में आपको, जहां से आपसे आपके बालों की लेंथ और जूतों का कलर तक लोग देखते हैं, खुद सोचिए आप पे कितनी स्क्रूटनी होगी, क्या क्या बिल्कुल। नहीं देखते होंगे, कहाँ कहाँ नहीं देखते होंगे। अब यहाँ सवाल ये है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आपकी नजर साफ है, और आपके यहाँ देशभक्ति है, फखर भाई हर काम हो सकता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी।
बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ सर आपसे इस बात पे और भी बहुत सारी बातों पे यकीनन। लेकिन एक चीज़ और मुझे पूछनी है आपसे और वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ 4 लोग जो मैं नॉर्मली देखता हूँ, वैसे तो ख़ैर और भी बहुत सारे लोग होंगे, अब मैं नहीं जानता या वो हो सकता है बिहाइंड द कर्टन बहुत सारे लोग उनकी टीम में शामिल होंगे, फ़ॉरेन ऑफ़िस के होंगे। लेकिन 4 लोग राजनाथ सिंह साहब, जयशंकर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, अमित शाह साहब और योगी जी, ये बड़े प्रोमिनेंट है। इनका भी एक मतलब डू यू थिंक कि इनकी वजह से क्योंकि राजनाथ सिंह साहब तो कह रहे हैं कि हम अगर जीते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, उनकी डिलीवरी की वजह से हम ये जीते हैं। लेकिन लाज़मी सी बात है टीम भी बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, कैप्टन भी बड़ा अहमियत रखता है। तो इन 4 लोगों के हवाले से क्या कहेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनके पास ये 4 लोग हैं, कॉम्पिटेंट किस्म के लोग। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है, और इसमें आप नाम जोड़िए निर्मला सीतारमण जी का भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। राइट, राइट, जब जब बिल्कुल। पूरे जब पूरे इकोनॉमियों की वाट लगी है फाखर भाई, उसमें इकोनॉमी को निकालना, आगे करना। मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी अक्टूबर का डाटा आया है, हमारे यूपीआई जो हमारा भीम है, यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, उससे हमने वी हैव डन ट्रांजैक्शंस वर्थ 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। 1 ट्रिलियन विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा प्राइवेट व्हीकल्स का सेल इज नाउ 3 लाख व्हीकल्स विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा इस साल प्राइवेट व्हीकल्स का शेयर शायद 38 लाख जाएगा, विच इज हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस सो फार। डीजल करीब 26-27% अप है, पेट्रोल 5% अप है, जीएसटी 13% अप है, रेलवे का ये जो कार्गो है ना, कार्गो का प्राइस ये जी, अप जी, है। जी। तो जी। सब चीजें जो है दिन ब दिन अप हो रही है, नीचे कुछ नहीं जा रहा। ऐसे में 80 करोड़ लोगों को आप खाना भी खिला रहे हो, सिस्टम भी चला रहे हो। एक निर्मला जी का क्या होता है ना, एक निर्मला जी में एक खसूसियत है, वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं लाती कहीं। एक नहीं तो लोग अपनी पर्सनैलिटी लाते हैं कि नहीं नहीं मैं यस, ये ठीक नहीं एग्री। है यार, ये नहीं चलेगा यार, हम कह रहे नहीं चलेगा। एक उनमें वो बात है, और साइलेंट वर्कर है, किसी को नहीं पता लगता, चुपचाप का। आपने मीडिया में देखा कहीं, कुछ मैंने देखा कहा कहीं? मुझे पता ही नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, बिलीव मी मुझे नहीं पता था कि हाँ, तो आपने देखा ठीक, कहीं लो प्रोफाइल, बिल्कुल बिलो द रडार काम करने वाली लेडी है, और काम करती ज़बरदस्त। रहती है। और डॉक्टर जयशंकर आप देख रहे, देखिए उस दिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा यार फॉरेन पॉलिसी से डिटरमाइन करेगा तुम्हें सब फर्टिलाइजर मिलेगा, तुम्हें फूड मिलेगा, तुम्हारे को टेरिफ कौन सा लगेगा, तुम्हें मार्केट का एक्सेस मिलेगा, तुम्हें रॉ मटेरियल मिलेगा, या तुम्हें तेल मिलेगा, तो कितनी कीमत पे मिलेगा। ये जो फॉरेन पॉलिसी पहले क्या थी, हमने ने वेस्ट ने हमारे आसपास 4 ब्लॉक बना रखे थे, उसमें खेलते रहते थे। एक सर्कुलर कमरा बना रखा था, वी आर फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड कॉर्नर्स इन अ सर्कुलर रूम। सच बताऊं आपको, ओके, अब हमने अपने डायमेंशन डिटरमाइन किए हैं, इंडिपेंडेंट डायमेंशन, हम यहाँ खेलेंगे। तुम हमारे लिए रिंग नहीं बनाओगे, राइट? यू विल नॉट आस्क अस टू फाइंड कॉर्नर्स इन अ सर्कुलर रूम, विल मेक आवर ओन डायमेंशंस। इसका क्रेडिट जाता 2014 से फॉरेन पॉलिसी बनी है। राजनाथ सिंह जो थे पहले होम मिनिस्टर थे, फिर अब डिफेंस मिनिस्टर बने। अब जो डिफेंस में जो आत्मनिर्भरता लाई है, हर रोज आइटम्स को गिराना, चोरी ना हो, स्कैंडल ना हो, नए से नया हथियार आए, फटाफट आए, टाइम से पहले आए, एम्यूनिशन आए, आर्म आए, हुँ, मेंटेनेंस आए, सर्विस आई, स्पेयर आए, एएमसी आए। ये राजनाथ सिंह जी का जिम्मेदारी है। और योगी जी का एक मास अपील है। देखिए 24 करोड़ के यूपी को चलाना है, जो एक बहुत दुनिया की 99% कंट्रियों से बड़ा है। पाकिस्तान की 23-22 सिर्फ करोड़ की पॉपुलेशन है, उससे हाँ, ज़्यादा एक यूपी यूपी। में रहता है, यानी और पाकिस्तान जितना मुल्क, मैं उससे आप ज़्यादा पॉपुलेशन। और मैं आपको बताऊं, यूपी बीमारू राज्यों में आता था। ओके। यूपी बीमारू राज्य, इट वाज अ सिक्स स्टेट। यूपी अब जीडीपी वाइज नंबर 3rd या 4th पे आ गया है। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आ गया है। यूपी के फाइनेंशियल सबसे ज्यादा हाईवेज अभी यूपी में है। तो मैं आपको ओके, कह रहा हूँ, यूपी में क्राइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर गया। अब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखिए, यूपी में 2nd या 3rd हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये एक यू टर्न लेना, यूपी को चलाना, साहब मैं सच बताऊं फखर भाई, ये छोटा इंडिया है। यूपी को चलाना कोई आसान नहीं है। बिल्कुल। जो यूपी को चला मैंने कहा लेगा, और पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है। हाँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल सही हाँ, वजह फरमाया आपने, बिल्कुल 100% राइट। यूपी को फखर भाई चलाना, उसमें मेंटेन करना, पुशेस है, पुल्स है, कास्ट डिविजन्स है, रिलीजियस डिविजन्स है, एथनिक डिविजन्स है, हाँ, गुटबाजी है, इनको सबके होते हुए चलाना। इवन योगी जी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ तो किसने की थी? डब्ल्यूएचओ ने भी की थी। जी। दूसरी आपको बात बताओ, योगी जी का भी मोदी मोदी जी जैसा ही वही है, सेम स्टाइल है। वो तो योगी है, वो योगी, एक एक को हम योगी कहते हैं, एक को कर्म योगी कहते हैं। कर्म योगी होता है वो योगी भाई कर्मा, उनको मोदी जी है। एक वो है, वो धर्म के योगी है। मतलब सच कह रहा हूं मैं, एक को कर्म योगी गुड, कहते हैं, एक धर्म योगी ज़बरदस्त, कहते हैं। तो ज़बरदस्त। अब इनका भी देखिए, इनका भी आगे पीछे कोई नहीं है योगी जी का। मैं आपको बताऊं, इनके फादर की डेथ हुई थी कोविड में या उसके आसपास।
जहां तक मुझे याद है। जी। ये अपने फादर के क्रियाक्रम में नहीं गए, लास्ट राइट्स में नहीं गए, कह रहे मैं काम कैसे छोड़ दूं, उन दिनों कोविड वोविड बड़ा फैला था, कुछ दिक्कत थी। योगी आदित्यनाथ डिड नॉट गो टू द क्रिमेशन ऑफ हिज फादर, एंड ही इज एमएससी इन मैथमेटिक्स, ही हैज मास्टर्स इन ओके। मैथमेटिक्स। हाँ, ही हैज मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। वाह! तो ये, अब ये लोग, अब जब ऐसे लोग होते हैं ना, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में निष्फल कर्म योग। मतलब यू आर डूइंग अ कर्म योग, कर्म इज कर्मा, योग कर्म तो समझते, योग इज योग विदाउट एनी फल, आपको कोई फल नहीं चाहिए, आप लोगों के लिए करते हो। जब ऐसे हुँ, लोग आते हैं फखर भाई, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। अब अगर अब कीलों के बीच में से मैग्नेट को निकालो ना, कीलें उछल उछल के मैग्नेट से चिपकती है। तो चिपकती अगर हैं। आप मैग्नेट हो तो कीलें खुद चिपकेंगी। आप पे डिपेंड करता है, आप अपने को मैग्नेट बना सकते हो या लोहे में ही हुँ। रखना है। अगर आपने अपने आप को मैग्नेट बना दिया, कीलें खुद चिपकेंगी, यही मूल मंत्र है सर, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात की। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसे इस टॉपिक से थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि अभी जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है यूएस बेस्ड, आती है, हर साल आती है हम्म, नवंबर-दिसंबर में। उसके अंदर हिंदुस्तान का नाम नहीं है और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है। पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस ने 1-2 दिन पहले अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि भई आपने हिंदुस्तान को क्यों नहीं डाला। मैं ऑन अ लाइटर नोट ये बता रहा हूँ, मैं उसमें कह रहा हूँ कि भाई आप ये कह रहे हो कि यार उसको क्यों नहीं डाला? ये क्यों नहीं कहते कि यार हम कैसे निकलें और हम कैसे निकल सकते हैं? तो ये थोड़ा-सा इसके ऊपर आपका शॉर्ट सा कमेंट चाहूँगा अरे साथ में। सर, ये यही तो बात है, उस दिन मैं आपको कह रहा था कि चाइना ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पकड़ ली। जो मेरे दुश्मन का दोस्त वो मेरा दोस्त, जी, जो मेरे दुश्मन का दुश्मन वो मेरा दोस्त। मैं कहा पहले तो आप ये पॉलिसी पे चलाते थे, आपने जी, आपने उनको भी सिखा दिया। अब चाइना अभी क्या करा, वही तो करा, लास्ट टाइम हमने यही डिस्कस किया था। जी, जी, अभी बिल्कुल। नेड प्राइस जो है फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, मैंने उनका वो बिल्कुल। रिपोर्ट पढ़ा था, उन्होंने जी, एक जी। बात बोला, बोला जहां इस वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम आबादी है और इतना बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है, उनको रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स में डालना ही गलती है, कॉन्सेप्चुअल गलती है। दैट इज व्हाट नेट प्राइस हैज टू से। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा मुस्लिम ओह! पॉपुलेशन, और इतनी दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन जिस कंट्री में एग्जिस्ट करती है, वो है सर, हमारे यहाँ तो 15 से 18% मुसलमान है, उनके यहाँ तो 2% मुसलमान नहीं है। या वो कैसे दूसरों को बिल्कुल, लेक्चर दे रहे हैं? सेकंड बिल्कुल। हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, और हो सकता है आने वाले 10-20 साल में इट विल बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया को हम पीछे छोड़ देंगे। ओके। सबसे ज्यादा मजहब दुनिया के अगर कहीं रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर है यहाँ है। हिंदुइज्म में भी अंदर 15 या तरह के वो डिविजन, सब डिविजन है। सिखों में, यहाँ भी मुसलमानों में शिया सुन्नी अहमदिया हाँ, ये हाँ, वो बिल्कुल। है। यहाँ ज्यूज भी यहाँ रहते हैं, यहूदी भी यहाँ रहते हैं, पारसी भी यहाँ रहते हैं, कौन यहाँ नहीं रहता? मतलब उसने कहा वर्ल्ड में जहाँ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन जो है वो इंडिया में रहा, और उनको रिलीजियस फ्रीडम में इंडेक्स में डालना कॉन्सेप्चुअली गलती होगी। फिर इतने रिलीजियस फ्रीडम वहां होती है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। अगर रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती, इतनी डाइवर्सिटी तो हो ही नहीं सकती ना। सबसे बिल्कुल। ज्यादा बोलने वाली बोलियां और सबसे ज्यादा रहने वाले मजहब अगर कहीं है, वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान इज द ओनली मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड सर, ऑल रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, ये छोटे से क्लिप जो छोटा, बड़े से बड़ा। है नहीं, ये क्लिप मैं फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन आजकल खातून है, तो उनको मैं भेजूँगा कि सर ये इस वजह से शायद फिर नहीं डाला। और नेट प्राइस का तो ख़ैर उन्होंने देख लिया होगा, जो उन्होंने बिल्कुल, मैंने बिल्कुल देख वीडियो लो। देखी थी। नेट प्राइस की बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बात की थी, और मैं यही बात कर रहा था कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंदुस्तान में दूध शहद की नहरें बहती है या पाकिस्तान में, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो पहले मैं उसको ठीक करूँगा, बाद में फिर पड़ोसियों की तरफ अगर देखूँगा तो देखने का शायद फिर हक होता है। पहले मुझे अपने घर को ठीक करना है, ना कि मैं अपने लेफ्ट राइट पे जो मेरे नेबर्स रहते हैं, मैं कहूँगा अच्छा यार पहले उनको ठीक करो, बाद में मैं खुद ठीक हो जाऊँगा। तो सर, ख जी, यही जी। यही यही तो हम बात करते रहे ना, इंडिया की जहाँ एक इंडिपेंडेंट, यही भी भेज दीजिएगा उनको, जी, जी। इंडिया की जहाँ एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही है, वहां आपकी इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी रही है। जी, मैं बिल्कुल। कई बार आपके चैनलों पे मुझे लोग सवाल पूछते पाकिस्तान मीडिया पे, जी। मैंने कहा हमारी फॉरेन पॉलिसी ना ही पाकिस्तान सेंट्रिक है, ना ही चाइना सेंट्रिक है, इट इज इंडिया सेंट्रिक इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है। कहते हैं आपकी हुँ। फॉरेन पॉलिसी का राज क्या है? मैंने कहा कोई राज नहीं है, दो लाइनें, इंडिया सेंट्रिक सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज इट। तीसरा वर्ड ही नहीं है मेरे पास बोलने को।
ज़बरदस्त और मेरे ख़्याल में मैं यही इसीलिए ये जो मैंने आज आपके सामने ये चीज़ें की थी, तो इसका मतलब सुमित जी ये था, नरेंद्र मोदी साहब हैं, डिलीवर करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, तो यकीनन उनके लोग उनसे खुश हैं और ये उनके लिए मेरे ख़्याल सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी खुशी यही होगी या बाकी जो लोगों का उसका पूछने का मेन मकसद ये था कि हमारे लोगों को भी यहाँ पे पता चले कि यार क्यों लोग वालहाना मोहब्बत करते हैं उनसे। उसके पीछे ये सारे रीज़न्स हैं जो उन्होंने किए, उनको डिलीवर किया और उनको सच्चा साबित किया, जो उनको बताया उनको डिलीवर करके दे दिया, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड किया बिल्कुल, कि हाँ यार ये बिल्कुल। चीज़ है, ये माउस है भाई, ये माउस मैं आपको दे रहा हूँ, ये लो। ये नहीं क्या कि वो कहेंगे कि नहीं ये 2025 में ये हो जाएगा तो 35 में ये हो जाएगा, 75 में जो है पाकिस्तान पता नहीं कौन-सी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये कहानियाँ नहीं सुनाई, प्रैक्टिकली वर्कआउट किया। तो इसीलिए हमें समझने की, लर्न करने की ज़रूरत है कि जिस-जिस तरीके से जी, जी। जी, सुमित जी। मैं फ़खर भाई बिल्कुल बढ़िया फरमाया आपने। मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा, डिलीवर नहीं किया, विदिन टाइम डिलीवर किया। या अब जैसे एक चुनाव में वादा हुआ, नेक्स्ट चुनाव से पहले वो डिलीवर हो गया। सो यस। इट इज़ मैं हमेशा वो मैं टीवी डिबेट्स में जाता था, मैं जी, कहता जी। हूँ इट इज़ डेवलपमेंट डिलिवर्ड। डेवलपमेंट का या प्रॉमिस नहीं है, डेवलपमेंट डिलिवर्ड। डिलीवर्ड और ये ये है। असल चीज़ है कि लोगों के सामने फिज़िकली वो चीज़ नज़र आ रही है, तो वो टेंजिबल चीज़ है कि उनको पता है यार ये मोटरवे है, ये एयरपोर्ट है, ये ड्राई पोर्ट है, ये रेलवे नेटवर्क है, ये फलाँ-फलाँ किस्म की ट्रेनें हैं। तो वो यकीनन जब उसको वो इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं या एजुकेशन है या इकोनॉमी में लोगों के पास अगर जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, कारोबार फ्लरिश कर रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फ़खर भाई, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।